हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अहमद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, टुडे इज द रियल टेस्ट ऑफ नॉट टुडे, है ना। आज पता चलेगा कौन माइका लाल, माइकल नहीं माइका लाल 4 बजे से बैठा हुआ है और वेट कर रहा है। कोई बात नहीं यार, क्लास में अगर कोई टेक्निकल इशू है कोई बात नहीं, अपुन इधर ही रही रहेगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वेल डन, हूसोएवर इज देयर, आई थिंक एवरीवन इज देयर, बिकॉज चैट की स्पीड तो यही बता रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। लेट हो गए भाई, ये मेरी गलती नहीं है यार, आज कुछ टेक्निकल इशू था। कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनेरिटा। सर मैं सेनेरिटा नहीं हूं सर। अरे तो सन्नू तो है जो रीटा के पीछे भाग रहा है, इसी कारण मैंने कहा सेनेरिटा। चलिए चलिए चलिए, शुरू कर दिया आज की क्लास। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, सॉल्यूशन। आज लेक्चर नंबर 4 है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। चैप्टर ही मजेदार है यार, क्लास क्या, चैप्टर ही मजेदार है। रूल्स टू अटेंड द क्लास, शांत जगह में बैठी, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के साथ बना सकें। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। आज चौथी क्लास को कहीं आप अपनी पहली क्लास बना लेंगे तो रिजल्ट भी वाले दिन कहीं चौथा ना हो जाए आपका। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन जरूर देखा करें। कभी भी चैट में लाइव या रिकॉर्डेड कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं। कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए। आई पुट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डाउट्स। मैं आज भी बैठा था, कुछ बच्चों के डाउट सॉल्व किए थे, ठीक है। आज रात को भी बैठेंगे, आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियोस को हाई स्पीड पे ना देखें अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेटर रखना चाहते हैं तो। यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा। याद रखिएगा, यह जो ज्वाला है आपके मन में प्रज्वलित रहनी चाहिए। कभी भी बैकलॉग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मेरा मन जो है वो इसी बात से खुश हो जाता है जब आप ये नॉट टुडे लिखते हो ना, लाखों की संख्या में, हजारों में नहीं, लाखों बार लिखा जाता है ये क्लास में, मेरा दिन बन जाता है यार। तो सो थैंक्स 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 टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। शो करता है कि आप लोगों में वो जील है और इसे मेंटेन रखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए 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 शुरू करते हैं। मजा पता क्या है, मजा सबसे ज्यादा मजा, मतलब कि क्या बोलूं, मतलब है ना, वो अमित शाह की लैंग्वेज में है ना, जान दे देंगे इसके लिए। सबसे ज्यादा मजा पता क्या आएगा, जिस दिन फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी और इसी स्पीड से नॉट टुडे चल रहा होगा, ठीक है। उस दिन रियलिटी में मजा, उस दिन लगेगा कि यार वाकई कुछ किया हमने। फिर रिजल्ट तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर, कंसिस्टेंसी रहती है तो 50% काम तो रिजल्ट का हो ही जाता है भाई, ठीक है। चलिए आइए, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम सर। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। सर इसको आपने शुरू करवा दिया था, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन इसकी बताई थी, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी का रिलेशन पढ़ेंगे मोलैरिटी के साथ, एन फैक्टर पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की हेल्प से न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आप लास्ट क्लास को कितना रिवाइज करके आए हो, आप लास्ट क्लास को कितना रिवाइज करके आए हो। आइए देखते हैं, ठीक है। मुझे इस रिएक्शन के अंदर आप
इक्विवेलेंट मास। रिवाइज नहीं करके आए हैं तो बेटा अभी वापस चले जाइए, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, मैं पहले ही बता देता हूं। नो रिवीजन, नो सिलेक्शन, एज सिंपल एज दैट। इसका मोलर मास है 28 ग्राम, इसका है 32 ग्राम, और ये कितना हो गया 28 और 16 44 ग्राम। मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाइए और इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाइए। अगर आप डेफिनेशन रिवाइज करके आए हैं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना रिएक्ट करेगा या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जितना प्रोड्यूस होगा वही क्या कहलाता था, इक्विवेलेंट मास। क्या कहलाता था, इक्विवेलेंट मास। ये 1 मोल है सर, ये हाफ मोल है, और सर ये भी 1 मोल है। जल्दी से बताओ 1 मोल का मास उसका मोलर मास, हाफ मोल का मास हाफ इंटू मोलर मास 16 ग्राम, 1 मोल का मास उसका 16 ग्राम के साथ ये 28 ग्राम रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा 28/16। सर हमें 8 ग्राम का निकालना है, तो 28/16 इंटू 8, सर 14 ग्राम आ जाएगा। ये है इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन का इन दिस रिएक्शन। क्या हमें इसका भी इक्विवेलेंट मास निकालना है? यस। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से N2O प्रोड्यूस कितना हो रहा था, दैट इज 44, तो 1 ग्राम से कितना होगा 44/16, 8 ग्राम से कितना होगा 44/16 इंटू 8। सर आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। इट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ N2O इन दिस रिएक्शन। कई बच्चों ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा था, वो डाउट क्या था मैं आपको बताता हूं कि सर आपने ऑक्सीजन का 8 ग्राम ही क्यों लिया, हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही क्यों लिया। आज जब तक क्लास 20-25 मिनट हो जाने दो आपको पता चल जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर हमें डेफिनेशन पता चल चुकी है, बट इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में MIT में लिखेंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास, या हमारे प्यारे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट वेट। केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट मास हो, इक्विवेलेंट वेट हो, मतलब दोनों का सेम ही होता है, उसको डिनोट करूंगा मैं कैपिटल E से। सर मैंने फॉर्मूला पूछा है, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है। मोलर मास को सर m से भी लिखा जाता है, बिल्कुल। सर ये n फैक्टर क्या होता है, ठीक है, n फैक्टर क्या होता है, ठीक है, n फैक्टर क्या होता है। n फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। लाइक एसिड के लिए क्या होता है एन फैक्टर, बेस के लिए क्या होता है, आयन के लिए क्या होता है, एलिमेंट के लिए क्या होता है, किसी आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है, आज पढ़ेंगे, बस इसको लिख देना, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है, इतना सा लिख लिया होगा। बात करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है। एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है बेसिसिटी। क्या होता है? बेसिसिटी। सर बेसिसिटी का मतलब क्या होता है ये तो बता दो भाई। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, गिवन बाय one molecule of acid in water। देखो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है सर, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। तो एन फैक्टर पता क्या होगा, एक एसिड का मॉलिक्यूल वाटर में डालने पर जितने H पॉजिटिव आयन देता है, अगर एक H पॉजिटिव आयन देता है तो उसका एन फैक्टर 1 है, 2 देता है तो 2 है, 3 देता है तो 3 है। उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, उसमें कितने कौन सी बड़ी बात है। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल ये देखिए HCl वाटर में डालिए, क्या आपको यहां पर एक H नजर आ रहा है? यस।
ये निकल जाएगा पानी में डालने पर। यस, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। सर H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, आप इसे वाटर में डालिए। क्या आपको यहां पर 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? यस, तो ये 2 हाइड्रोजन देगा वाटर में डालने पर, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा या बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अलग अलग एसिड्स का एन फैक्टर अलग अलग होता है, अलग अलग एसिड्स का एन फैक्टर अलग अलग होता है। ठीक है, मैं यहां पर एसिड लिख रहा हूं और साथ में उसका क्या लिख रहा हूं, एन फैक्टर। क्या लिख रहा हूं, उसका एन फैक्टर। जल्दी से बताइए, कलर ब्लैक, जल्दी से बताइए HCl का एन फैक्टर क्या 1 होता है? क्या मेरी आप इस बात से एग्री करेंगे कि HCl का एन फैक्टर 1 होता है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या HNO3 का भी एन फैक्टर 1 होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? HNO3 को वाटर में डालोगे तो एक ही H पॉजिटिव आयन देगा, ये बिल्कुल सही। क्या H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा? वाटर में डालोगे 2 हाइड्रोजन देगा। सर ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है? 3, हाँ सर, 3 H पॉजिटिव आयन देगा। सर ये 3 हो गया सर। सर HClO4 सर इसका एन फैक्टर कितना होगा भाई? 1 हाइड्रोजन देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। HClO3 इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप साथ साथ आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखिए फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, वहां पर आप गलती कर सकते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ी सी इनऑर्गेनिक इन्वॉल्व है, तो मैं पहले से ही आपको बता देता हूं उसके बारे में। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई आ जाए, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, तो इसका एन फैक्टर पता कैसे निकलेगा? एन फैक्टर पता कैसे निकलेगा इन तीनों एसिड्स का? जितने इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं -1। बताओ फिर इसका एन फैक्टर कितना होगा? बताओ एन फैक्टर कितना होगा? कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं यहां पे? 2 में से 1 गया, 1 आएगा सर। H3PO3 बताओ कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं यहां पे? 3 में से 1 गया सर, 2 आएगा। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं यहां पे? 4 में से 1 गया, 3 आएगा। इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका क्या होगा? दैट इज 3 होगा। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, आप कह रहे हो पानी में डालेंगे तो सिर्फ 1 निकलेगा। है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, बट पानी में डालेंगे तो सिर्फ 2 निकलेंगे। ठीक है तो इसका आंसर है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट फिर भी मैं बता देता हूं आपको। H3PO2। आप किसी भी एसिड के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, HClO4 हो, कोई भी बेटा, कोई भी, इट डजंट मैटर। मैं इसके बारे में नहीं अप्लाई कर रहा, मैं हर किसी के बारे में अप्लाई कर रहा हूं। हमेशा वाटर में डालने पर वही हाइड्रोजन निकलता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है मैंने? H3, 1 P और 2 ऑक्सीजन। आप बताओ वाटर में डालने पर कितने H पॉजिटिव आयन निकलेंगे? सर जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस नहीं होता, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही वाला H पॉजिटिव आयन निकलेगा, यही वाला। इसी कारण इसका एन फैक्टर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है तो 3 हाइड्रोजन, बट पानी में डालने पर सिर्फ 1 ही निकलेगा। क्यों 1 ही निकलेगा? क्योंकि वही ऑक्सीजन से अटैच्ड है।
बाकी दोनों किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए नहीं है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होगी, ये वाली वीक होगी। सर H3PO3 बेटा ये स्ट्रक्चर्स बनानी है आपको इनऑर्गेनिक में, या तो आपने सीखी होंगी या आप सीखेंगे क्लास 12th में ना, ये मेरा काम नहीं है, बट फिर भी आपका 11th वीक है तो मैं इतनी हेल्प जरूर कर रहा हूं कि मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने बनाया H3PO3। अब खुली आंखों से देख के खुद ही बता दो कि यहां पर कितने हाइड्रोजन निकलेंगे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होंगे, ये वाला और ये वाला नहीं निकलेगा। बस फिर क्या बन जाएगा ये, सॉरी HPO3 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव आयन। तो 2H पॉजिटिव आयन पहले लिख देते, अरे कोई बात नहीं, सेम ही बात है। कितना हो गया भाई इसका एन फैक्टर, फिर इसका एन फैक्टर हो गया 2। सर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, वो ये होता है। यहां पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, वाटर में डालेंगे तीनों निकल जाएंगे। इसी कारण इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। आपको बार बार स्ट्रक्चर ना बनानी पड़े, ये ना बनाना पड़े, ना ही इसको अपने दिमाग में रखना पड़े। इसी कारण मैंने इसका एक MIT लिखवा दिया है कि अगर इन तीनों में से कोई सा भी आ गया तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स -1 कर देना है। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 कम करूंगा 1 आ जाएगा। 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 कम करूंगा 2 आ जाएगा। 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 कम करूंगा 3 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? यस, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटिक एसिड है। हाय हाय सर, प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? सर ये प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? अबे जो पानी में डालने पर अपना H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे HCl ने ये H पॉजिटिव आयन दिया, किसका है? इसी का तो प्रोटिक एसिड है। H2SO4 ने ये H पॉजिटिव आयन दिया, किसके है? H2, तो ये प्रोटिक एसिड है। ये प्रोटिक सब प्रोटिक है जी, बिल्कुल सब प्रोटिक है जी। समझ आ गया यहाँ पे H3PO3 क्यों लिखा है? यस। समझ आ गया यहां H3PO2 क्यों लिखा है? यस। ठीक है जी। बढ़िया। एक और छोटी सी चीज बताते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे, दैट इज बोरिक एसिड। सर बोरिक एसिड कौन सा एसिड होता है? ये H3BO3, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है BOH का होल थ्राइस, ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिख देता है तो ये बोरिक एसिड ही। पहली बात, इट इज नॉट ए प्रोटिक एसिड। पानी में डालने पर अपना H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। फिर ये एसिड कैसे? अगर ये प्रोटिक एसिड नहीं है, अपना H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, तो किसका H पॉजिटिव आयन देगा? देखिए जी, ये लिखा मैंने बोरिक एसिड, हमने डाला इसको पानी में। क्या पानी के 2 कंपोनेंट होते हैं? हाँ सर होते हैं। कौन कौन से? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये क्या करेगा? बोरिक एसिड क्या करेगा? ध्यान से देखिएगा। बोरिक एसिड क्या कहेगा? देख, इस OH नेगेटिव आयन पे डोरे डालेगा। क्या कहेगा? मेरे पास 3 OH ऑलरेडी हैं, अगर तू भी आ जाए, है ना, तो हम चारों इकट्ठे हो जाए। यही करता है बोरिक एसिड। पानी में से OH नेगेटिव आयन को अपने साथ भगा के ले जाता है। पानी में से OH नेगेटिव आयन पे डोरे डाल के उसे अपने साथ ले जाता है। पानी में से OH नेगेटिव आयन चला गया तो क्या बचा? सर दैट इज H पॉजिटिव आयन। तो बोरिक एसिड भी पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन दे रहा है, बट ये H पॉजिटिव आयन बोरिक एसिड का, पर ये H पॉजिटिव आयन बोरिक एसिड का नहीं है। किसका? ये वाटर का। तो प्रोटिक एसिड नहीं है ये, H पॉजिटिव आयन इस बोरिक एसिड का नहीं है, बट हाँ एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक बोरिक एसिड वाटर में डालने पर एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो इसका भी एन फैक्टर 1 है। ठीक, चलिए। क्या मैं यहां पर बोरिक एसिड भी लिख दूं? ये रहा। अब बोरिक एसिड को आपने ऐसे लिखना है भी कोई बात नहीं, ऐसे लिखना है,
तब भी कोई बात नहीं, नाम तो इसका तब भी यही रहेगा, बोरिक एसिड। सर एसिड्स के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हमें पता चल गया। सर बेसिस के लिए कैसे निकाला जाता है? बेसिस के लिए एन फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी। सर अब ये एसिडिटी क्या होती है? बेस की डेफिनेशन बताओ। सर जो पानी में डालने पर OH नेगेटिव आयन देते थे वही एसिडिटी है, वही एसिडिटी है। एक वाटर का मॉलिक्यूल, सॉरी एक बेस का मॉलिक्यूल वाटर में डालने पर कितने OH नेगेटिव आयन देता है? एक बेस का मॉलिक्यूल वाटर में डालने पर कितने OH नेगेटिव आयन देता है, उसे क्या बोलेंगे हम? ठीक है, कई जाने कह रहे हैं प्रोटिक एसिड रिपीट कर दो। बेटा मैं जानता हूं डेफिनेशन टफ है, बट थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। काफी ज्यादा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, बट मैं फिर भी ध्यान देता हूं। पानी में डालने पर एसिड H पॉजिटिव आयन देता है? यस। जो भी एसिड पानी में डालने पर अपना H पॉजिटिव आयन देता है उसे प्रोटिक एसिड बोलते हैं। जो भी एसिड पानी में डालने पर अपना H, अपना ये वाली दो हाइड्रोजन, ये प्रोटिक एसिड है ना। मुश्किल है काफी बेटा, क्योंकि क्लास 6th से सीखनी शुरू करी थी हमने। चलिए आइए, बेसिस के लिए एन फैक्टर क्या होता है? उसकी एसिडिटी होती है। ठीक है, एसिडिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस को डालो पानी में, जितने मॉलिक्यूल OH नेगेटिव आयन के निकलेंगे वही क्या कहलाएगा? उसका एन फैक्टर। वही क्या कहलाएगा? उसका एन फैक्टर। आओ ना, आओ इधर आओ। NaOH को डालो वाटर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें टूटेगा? सर एक Na पॉजिटिव में, एक OH नेगेटिव आयन ने। तो बताओ एक बेस के मॉलिक्यूल ने कितने OH नेगेटिव आयन दिए? सर एक दिया, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एक। बताओ इसमें क्या मुश्किल है यार? मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। अगर आप चैट बॉक्स पे आपने बम अपनी नहीं लगा रखी है, आप मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, मैं 3-3 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है, आपको चाहे अपने ऊपर विश्वास हो या ना हो, मेरा एक अटूट विश्वास है हर एक के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट यू और एनीबडी एल्स। मुझे लगता है भगवान ने हम सबको 99.999999% लोगों को सेम दिमाग दिया है। आपको भी, मुझे भी, सबको सेम दिमाग दिया है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच वी कॉन्सेंट्रेट, हाउ मच वी फोकस, हाउ मच वी रिमेन कंसिस्टेंट। ठीक है, सारी बात उसी बात पे आ जाती है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आइए ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। बताइए, यहां पर एक स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा? Sr2 पॉजिटिव में। और सर इसके पास 2 OH है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बताओ सर ये कितने देगा? सर यहां पर 3 OH है, तो ये 3 दे देगा। सर कैसे आप सर बच्चों वाली बातें रिपीट कर रहे हो? ये चीजें तो बड़ी अंडरस्टूड सी लग रही हैं हमें। एब्सोल्युटली राइट। कोई इसका एन फैक्टर पूछे 3 है, कोई इसकी एसिडिटी पूछे 3 है। वही एसिडिटी का मतलब है जितने OH नेगेटिव आयन देगा। आपके सामने 3 जो है मैंने बेस रखे हुए हैं, आप तीनों का एन फैक्टर यहां पर लिख दीजिए। तीनों का एन फैक्टर यहां पर लिख दीजिए। सर KOH वाटर में डालने में कितने OH नेगेटिव आयन देगा? सर सिर्फ एक, क्योंकि एक ही है यहां पे, तो एक ही तो देगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सर ये वाटर में डालने पर कितने ज्यादा, ठीक है, OH नेगेटिव आयन देगा? तो दैट इज सर 2 है, तो 2 देगा, तो इसका एन फैक्टर 2 है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डालने पर कितने OH देगा? 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। खत्म, टाटा बाय बाय। बताओ कितना दिमाग लग रहा है इसमें? है सर किसी भी आयन का, क्या बोले बेटा? किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होगा? जितना उसके ऊपर चार्ज है, जितना उसके ऊपर चार्ज है। हाँ, चार्ज को मॉड में रखना है, मॉड में।
आप सारे नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, इतना तो पता ही होगा, मॉड के अंदर कोई भी चीज रखी जाए, चाहे +2 रखी जाए, मॉड हटाऊंगा तब भी वो 2 होगा, -2 रखी जाए, मॉड हटाऊंगा तब भी वो 2 ही होगा, तब भी वो 2 ही होगा ना। -2 का मॉड हटाएंगे तो कहीं उसे -2 मत लिख देना, इतनी बड़ी गलती मत करना। सर कोई एग्जांपल करा दो। मैं क्यों कराऊं भाई, ये तो इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। कोई आपसे पूछ ले के पॉजिटिव आयन का एन फैक्टर क्या है, आप कहेंगे इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 का मॉड रखो, सर 1 आ गए। कोई आपसे पूछ ले Cl नेगेटिव आयन का एन फैक्टर क्या है, आप कहेंगे आयन है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 का मॉड रखो, सर 1 आ जाएगा। कोई आपसे पूछ ले नाइट्रेट आयन का एन फैक्टर कितना है, आप कहेंगे इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, मॉड में रखो, 1 आएगा, एन फैक्टर 1 है। कोई आपसे पूछ ले OH नेगेटिव आयन का एन फैक्टर कितना है, आप कहेंगे इसका चार्ज कितना है, -1, मॉड में रखो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली कोई ये पूछ ले Sr2 पॉजिटिव पे एन फैक्टर कितना है, मॉड रखो, ठीक है, 2, सर 2 आ जाएगा। कोई पूछ ले सल्फेट आयन पे कितना है, -2, मॉड रखो, 2 आ जाएगा। कोई आपसे पूछ ले कार्बोनेट आयन पे एन फैक्टर कितना है, आप कहेंगे इसको -2 को मॉड में रखो, 2 आ जाएगा। कोई आपसे पूछ ले फॉस्फेट आयन पे एन फैक्टर कितना है, -3 को मॉड में रखो, 3 आ जाएगा। कोई आपसे पूछ ले, कौन सा रह गया, और कोई सा भी रख लो, मैं कोई इससे दिमाग लगाने वाला कुछ खास है नहीं, ये लो Al3 पॉजिटिव आयन रख लो, +3 को मॉड में रखेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, साथ साथ आप लिख पा रहे होंगे, क्योंकि हर एक पेज पे कुछ खास लिखने के लिए है नहीं, 6-7 वर्ड है, इनको भी रट्टा नहीं मारना है। मेन बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, आयन का एन फैक्टर क्या होता है, जितना उसका चार्ज होता है। आयन का एन फैक्टर क्या होता है, जितना उसका चार्ज होता है। तो ये है मेरा मेन MIT। ये इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा MIT, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा MIT। ठीक, चलिए सर, आयन भी हो गया। सर किसी एलिमेंट का एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर क्या होता है, उस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या ना वही ऐड क्या बोलेंगे, गेन या लूज करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। किसी भी एलिमेंट को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो उसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी। सर एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे ये देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यस। इसकी 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है वो 1s2 2s2 2px 3s1। नहीं सर, हमारी 11th बर्बाद है, कोई बात नहीं, कम से कम 9th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा। 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखते थे, पहली शेल K होती थी, उसमें 2 होते थे, अगली शेल L होती थी, उसमें 8 होते थे, फिर अगली शेल M होती थी, उसमें 1 होते थे। तो इसके अंदर आपकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको 8 करने हैं, 1 की जगह कितने करने हैं, 8 करने हैं। या तो 7 गेन करेगा, है ना, 1 है, या तो 7 गेन करेगा या 1 लूज करेगा। जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या ये बन जाएगा, यस सर। क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, यस सर। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। कितनी वैलेंसी होगी, 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। कोई कहे सर ऐसा ही एक और एग्जांपल ले दीजिए, बिल्कुल ले देते हैं। एटॉमिक नंबर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2 L8 M7। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 7। हमें कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। तो क्या करेगा, 1 गेन करेगा, वही उसकी क्या है, वैलेंसी। ठीक, और बात करते हैं ऑक्सीजन।
एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2 L6। ये रही सबसे बाहर वाली शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 6 नजर आ रहे हैं। हमें कितने चाहिए? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2। वही इसकी क्या होगी? दैट इज वैलेंसी या एन फैक्टर। वही मॉड में रखना है, मॉड में रखना है तो 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। K2 L8, सॉरी L8M3। ये रही आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? 3 नजर आ रहे हैं। या तो अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, है ना, तब 8 हो जाएंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या 3 लूज करने पड़ेंगे या 5 गेन करने पड़ेंगे। तो बताइए क्या करना आसान है? सर 3 लूज करना आसान है। तो बस इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सर मुझे ना अभी भी वैलेंसी का चक्कर नहीं समझ आया है। कोई बात नहीं यार, है ना, कभी कभी 11th बर्बाद होती है तो थोड़ा शुरू से चीजें बतानी पड़ती है। मैं बता देता हूं, कोई बात। इसका नाम सुना है? हाँ सर, इसे 9th-10th तक तो शायद हम बार ग्राफ बोलते थे। ठीक है, बट आज की डेट में सर अब हम इसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, लीना की, रब से फरियाद, इन सबकी वैलेंसी 1 है। 17th ग्रुप वालों की भी 1 है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। सर फिर कल बाहर आई आंटी, हाँ हाँ बिल्कुल। फर्स्ट ग्रुप वालों की भी क्या है? 1 एन फैक्टर। और 17th वालों का भी कितना है? दैट इज 1। ठीक है सर, सेकंड ग्रुप वालों का, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, और ये उससे डिपो, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलूरियम, पोलोनियम। ठीक है, इनकी भी कितनी है? 2। और इनकी भी कितनी है? दैट इज 2। ठीक सर, इतनी भी 11th बर्बाद नहीं है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया जी। फिर तो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बहुत बढ़िया हो जाए। देखते हैं जी, आइए फिर यूज करते हैं आपकी नॉलेज को। आइए यूज करते हैं आपकी नॉलेज को और मेरे को फाइंड आउट करके दिखाइए आप इक्विवेलेंट मास H का भी, H पॉजिटिव का भी, H नेगेटिव का भी, और H2 का भी। ठीक है, आइए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए इक्वल मास का फॉर्मूला क्या होता है सर? दैट इज मोलर मास। मोलर मास बाय एन फैक्टर। मुझे जल्दी से इसका मास बताओ सर। एक हाइड्रोजन का 1 होता है सर। इसका एन फैक्टर बताओ सर। ये लिथियम के जस्ट ऊपर लिखा था तो सर उसका 1 होगा। लिथियम का 1 होता है तो उसका भी 1 होगा। ठीक है जी। H पॉजिटिव का फिर वही मोलर मास 1 है। एन फैक्टर कितना होगा सर? आयन का एन फैक्टर होता है जितना उस पर चार्ज होता है, जितना उस पर चार्ज होता है उसका मॉड लगा देते हैं। +1 को मॉड में रखेंगे 1, तो ये भी 1 आ जाएगा। सर इक्वल मास कोई H नेगेटिव का पूछ रहा है, इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसे हाइड्राइड आयन बोलते हैं। फिर पहले तो इसका मास एक H का 1 होता है, डिवाइडेड बाय आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है? दैट इज उसके चार्ज का मॉड। -1 का मॉड लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भी 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, क्योंकि इक्वल मास है ना। कोई पूछे इक्वल मास ऑफ H2, ऊपर मोलर मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां पर 2 है, 2 आ जाएगा। सर इसका एन फैक्टर क्या होगा? एक हाइड्रोजन का 1 था एन फैक्टर, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? सिर्फ यस के लिए वाई लिखते हैं, नो के लिए एन लिखते हैं।
बढ़िया बढ़िया। अगर आपको समझ आ गई है तो भगवान से प्रार्थना करिए, है ना, और इसका आंसर बताइए। ऑक्सीजन का सिंबल ये होता है, करो। इक्वलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन कितना होगा, ये 16 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी वैलेंसी। ऑक्सीजन का एन फैक्टर क्या था, वैलेंसी क्या थी सर, 2 थी, 2 16 को 2 से डिवाइड करूंगा सर 8 ग्राम आ जाएगा। ओ के ऊपर 2 नेगेटिव, पहले तो मास इसका 16 है। फिर किसी भी आयन के लिए, किसी भी आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जितना उसका चार्ज दे रखा है उसका मॉड, -2 का मॉड निकालूंगा तो 2 आएगा सर, ये भी 8 ग्राम आएगा। फिर वही इक्वलेंट मास क्या होता है, ऊपर मोलर मास नीचे एन फैक्टर। एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। सर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक ओ का एन फैक्टर होता है 2, यहां पर तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, चार्ज। क्या जो लास्ट क्लास में आप सब जानों का डाउट था, क्या लास्ट क्लास में जो आप सब लोगों का डाउट था, क्या वो खत्म हो चुका है कि नहीं? मैं बताता हूं वो डाउट कहां पे था। वो डाउट था इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन में। तो आपने लिखा था मास ऑफ द सब्सटेंस विच विल रिएक्ट और प्रोड्यूस और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सर वो 1 ग्राम कहां से आया था, वो यहीं से आया था, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सर वो 8 ग्राम कहां से आया था, वो यहीं से आया था, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो जब भी थोड़ा सा सब्र रखते हैं अगली क्लास में उन सब चीजों का आंसर मिल जाता है। क्लियर हो गया सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आप मुझे इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाइए, इसका, इसका और इसका। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl है 35.5 ग्राम। बी क्विक। सर ऊपर रखना है हमें ये वाला 35.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सर एलिमेंट के लिए एन फैक्टर होता था वैलेंसी, जो अभी अभी हमने Cl की निकाली थी 1। सर 17th ग्रुप वाली सबकी 1 ही होगी, बहुत बढ़िया बेटा। सर इसके लिए Cl नेगेटिव, ऊपर तो वही आएगा एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सर Cl नेगेटिव है, -1 चार्ज है, उसका मॉड निकालूंगा तो 1 आएगा, सर वो भी 35.5 ही आएगा। पहले ऊपर मोलर मास, एक Cl का 35.5 है तो 2 का कितना होगा, 2 इंटू 35.5। एक Cl का इनफैक्टर 1 है तो 2 Cl का इनफैक्टर कितना होगा, 2 होगा। क्या आंसर यहां पर भी 35.5 ग्राम आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन को खुद चेंज कर सकता हूं? सर मैं खुद चेंज कर सकता हूं? क्या मेरे में भगवान ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं खुद चेंज कर पाऊं? आपने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट मास की ये डेफिनेशन लिखवाई थी, मैं आपको याद दिलाता हूं, सर आप भूल गए होंगे। मास ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट और प्रोड्यूस और डिस्प्लेस, इतना सर ये लिखवाया था आपने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 होता है, बहुत बढ़िया सर। और आपने लिखवाया था 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है, अभी पिछले पेज पे प्रूव किया। क्या यहां पर मैं क्लोरीन लिख सकता हूं, क्लोरीन? क्या मैं यहां पर क्लोरीन लिख सकता हूं? यस सर मैं लिख सकता हूं। और कितना क्लोरीन आएगा सर, दैट इज 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कमाल की बात है, डेफिनेशन भी खुद बना रहे हो तुम लोग, है ना? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, है ना? सर नहीं नहीं, मुझे ना यहां पर मुझे सोडियम लिखना है, सोडियम। क्या लिखना बाबू, सोडियम। तो निकालो इक्विवेलेंट मास, निकाल लो, Na का निकाल लो या Na पॉजिटिव का निकाल लो, जो आएगा वो यहां पर लिख देना, जो आएगा वो यहां पे लिख देना, आपकी मर्जी, मैं आपसे डिबेट भी नहीं करूंगा, जो आप लिख देंगे, है ना, जो हुक्म मेरे आका, जो लिख दोगे वही मान लेंगे भाई, ठीक है।
बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, दैट इज 23 डिवाइडेड बाय, इसकी वैलेंसी 1 होती है, फर्स्ट ग्रुप का होता है, यहां पर भी 23 डिवाइडेड बाय ये जो चार्ज है इसका मॉड, सर आंसर 23 ग्राम ही आना है। शाबाश। क्या इसमें बाकी आगे लिख सकते हो किसी के लिए भी? ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे इसमें आगे आप और भी लिख सकते हो। मान लो कैल्शियम लिखना होता ना, कैल्शियम, कैल्शियम लिखना होता, कितना लिखना, क्या लिखना होता? कैल्शियम, पता कितना आता? आता 20 ग्राम। कैसे? ये देखो, कैल्शियम का सिंबल ये होता है, निकालो भाई इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का, ऊपर ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कैल्शियम सेकंड ग्रुप में पाया जाता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। क्या समझ आ गया? ये 20 ग्राम कहां से आया? कोई बोले नहीं नहीं सर मुझे यहां पर एल्यूमिनियम लिखना था। क्या लिखना था? एल्यूमिनियम। तो बताओ कितने ग्राम लिखूंगा, बताओ कितने ग्राम लिखूंगा, जल्दी जल्दी बताओ एल्यूमिनियम के लिए। अब तो डेफिनेशन अपने आप चेंज कर सकते हो आप। एल्यूमिनियम लिखना था तो कितना लिखेंगे? शाबाश, आंसर आना शुरू हो गए हैं सर। दैट इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। 13th ग्रुप का है। वैसे भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसका एन फैक्टर 3 था। कितना था? 3 था। तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? यहां पर आ गया 9 ग्राम ऑफ एल, है ना। और भी हो सकते हैं, बस ऐसे ही। अब तो किसी को भी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? जितना चार्ज या तो कैटायन का है या एनायन का, दोनों का सेम ही होता है। नहीं नहीं, दोनों में से कैटायन का ज्यादा हो गया, एनायन का कम हो गया, अबे तब वो आयनिक कंपाउंड नहीं होता, वो आयन होगी, आयन। तो आयन का चार्ज तो ऑलरेडी पता है तुम्हें, दैट इज जो भी उसका चार्ज, एन फैक्टर ऑलरेडी पता है, जो भी उसका चार्ज है उसका मॉड लगा देना है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में जितना चार्ज कैटायन पे होता है उतना ही चार्ज एनायन पे होता है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है ना, क्योंकि कैटायन पे अलग हो गया, एनायन पे नहीं होता ऐसा कुछ भी। सर एक एग्जांपल कराओ। NaCl वाटर में डाल दो, इसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव में बैलेंस कर दिया क्योंकि एक ही था, और Cl नेगेटिव। बताओ भाई इसका एन फैक्टर निकालो। जितना चार्ज कैटायन का है या एनायन का है, सर इसके ऊपर +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, कितने कैटायन है? 1 हो गया। इसके ऊपर -1 चार्ज है, कितने एनायन है? 1, तो -1 हो गया। सर क्योंकि मॉड में रखूंगा, चाहे +1 को मॉड में रखूं या -1 को मॉड में रखूं, ये 1 ही आना है। सर एक एग्जांपल और हो जाए सर प्लीज, मेरी आत्मा की तृप्ति के लिए एक आंसर और हो जाए, है ना। आत्मा की तृप्ति नहीं, तुझे तृप्ति चाहिए बेटा। आइए आइए आइए, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इसका एन फैक्टर क्या होगा? क्या कैटायन के ऊपर चार्ज +2 है? यस। कितने कैटायन है? 1, 2 × 1 2 हो गया। एनायन के ऊपर चार्ज कितना है? -1 है। कितने एनायन है? 2, -1 × 2 -2 हो गया। सर एन फैक्टर दोनों में से किसी का भी मॉड में रखेंगे, सर आंसर 2 ही आना है, आंसर 2 ही आना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या आप सबको इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया? यस और नो? देखिए मोलर मास आपको मैंने पहली क्लास में सिखा दिया था, आपने 11 से भी सीखा होगा, वेल डन, ठीक है। और एन फैक्टर हमने आज सीख लिया, एसिड का भी, बेस का भी, आयन का भी, एटम का भी, है ना। और किसका एलिमेंट का भी हो गया, और आयनिक कंपाउंड का भी हो गया। ये पता है क्या आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए नेक्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दूंगा मैं, GeQ। समझ जाना बात किसके बारे में हो रही है? ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात हो रही है।
जैसे एक टर्म होती थी ना मोल, यस सर। अच्छा मोल कैसे निकालते थे सर? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी तरह से एक टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? ये पूरा बड़ा नहीं लिखूंगा बार बार, मैं बस इतना लिख दूंगा GEQ, मतलब यही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिखेंगे? GEQ। जैसे मोल्स निकालते थे मास बाय मोलर मास, ठीक है, यहां पर भी इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम लोग E से डिनोट करते हैं और मास या वेट को तो हम W से डिनोट करते हैं, सबको पता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन, ठीक है। एक जना कह रहा है सर टाइम अप हो गया, बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका समय पूर्ण हो चुका है। आप चाहें तो कभी भी इस क्लास को त्याग कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो आपका ऑलरेडी बॉडी से त्याग कर चुका है, ठीक है। आइए बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करेंगे। आपको मोलर मास दे रखे हैं सबके। Al3 पॉजिटिव आयन का होता है 27, सल्फेट आयन का होता है 96, क्लोराइड आयन का होता है 35.5 और इसका मोलर मास दे रखा है NaCl का 58.5 ग्राम और H2SO4 का दे रखा है 98 ग्राम। जल्दी से हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। पहले यहां पर सर इक्विवेलेंट, पहले ऐसा कर लेता हूं, यहां मास लिख लेता हूं जिसे W से लिखेंगे, यहां इक्विवेलेंट मास लिख लेता हूं जिसको E से लिखेंगे, और यहां पर हम लास्ट में लिख लेते हैं GEQ, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, दैट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास। जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन में बताइए। 192 है, ये 63 ग्राम कर लीजिएगा, 63 है, ये 106.5 है, ये 117 है और ये 294 है। जल्दी से मुझे इक्विवेलेंट मास बताओ। सर इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सल्फेट आयन का कितना दे रखा है? ये 96, 96 को 2 से डिवाइड कर दो। समझ गए ना 2 से डिवाइड क्यों किया? अरे n फैक्टर से डिवाइड करना था ना। n फैक्टर क्या होता है? किसी भी आयन का जो चार्ज दे रखा है उसका मॉड, चार्ज दे रखा है उसका मॉड। फिर कितना आ गया? 48। निकालो ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास, 192 डिवाइडेड बाय 48 कितना आ जाएगा? 4। बहुत बढ़िया जी। सर इक्विवेलेंट मास निकालो पहले एल्यूमिनियम का, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। किसी भी आयन का n फैक्टर क्या होता है? जो उसका चार्ज है उसका मॉड। सर 9 आ गया, तो निकालो ग्राम इक्विवेलेंट्स मास बाय इक्विवेलेंट मास। सर 7 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास निकालो क्लोराइड आयन का, मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका n फैक्टर जो क्या होगा? 1। So 106.5 divided by 35.5 that is equal to 3। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर या तो चार्ज कैटायन का होगा और या एनायन का। बताओ कैटायन का भी टोटल चार्ज कितना है? 1। एनायन का भी टोटल चार्ज कितना है? 1। दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं आप। मोलर मास इसका 58.5 दे रखा था, डिवाइडेड बाय 1 कम्स आउट टू बी 58.5। रखो मास बाय इक्विवेलेंट मास। सर 2 आ जाएगा। पहले इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? जो भी इसका मोलर मास है 98
एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जितने वो H पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है? H पॉजिटिव आयन देता है। कितने H पॉजिटिव आयन देगा? 2, तो 49 आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास। सर ये 6 आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक, सर इक्विवेलेंट मास में और एक्चुअल मास में डिफरेंस क्या है? क्या बताऊं बेटा, इसका आंसर भी क्या दूं? मतलब सोच रहा हूं, क्योंकि एडवांस से ऊपर चली गई बात ना। मास की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इसका मास वेरिएबल हो सकता है 192 की जगह 160 पूछा होता, 213 पूछा होता, 590 पूछा होता। वो तो जितना मास होगा उतना पूछा होगा। और सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? वो तो मैं लास्ट क्लास से डेफिनेशन बता बता के बेटा ना पागल हो गया बेटा, है ना। जिसके इक्विवेलेंट मास क्या होता है, थोड़ी थोड़ी शर्म जरूर करें। कभी भी क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ी शर्म जरूर करें, ज्यादा नहीं करेंगे बट थोड़ी सी करनी तो बनती है ना। नहीं तो आपका हालत इसी की तरह हो जाएगी थोड़े दिनों में, है ना। आई थिंक समय आ गया है चैट बॉक्स को बंद करने का। लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है रॉल्स लॉ कब पढ़ाएंगे? देखो देखो, तो मैं बताता हूं, है ना। दुनिया किधर चल रही है तुम लोगों को कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, रुको रुको ना, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ ना। आइए आइए, बंद नहीं हुआ, मैं बंद कर देता हूं आराम से। पहले इसको ओपन करेंगे, अब इसको क्लोज करेंगे। ये देखिए बंद हो गया। ठीक है, अब एक जना पूछ रहा, कह रहा इक्विवेलेंट मास निकालने का रीजन क्या है? बताएंगे, सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। जिस दिन तुम मुझे ये बताओगे, जिस दिन तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने साइंस क्यों ली थी, है ना। क्योंकि अब ली तो हमने साइंस थी, बट चलिए आगे बोल नहीं सकता हूं मैं क्योंकि मैं टीचर हूं। ठीक है, आइए, हर एक चीज का आंसर ऑलरेडी दे रखा है, बट वही है कि पूछना जरूर है, पूछना जरूर है। कह रहे कि इक्विवेलेंट मास क्यों निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास इस कारण निकालते हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सके। सर ग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स इस कारण निकालते हैं, अभी अभी बताने लगा हूं। नॉर्मेलिटी निकाल सके। सर नॉर्मेलिटी क्यों निकालते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ सके। सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपके पास कई ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपको उसको आसान तरीके से करना चाहते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप पास हो जाएं। सिर्फ पास क्यों होना चाहते हैं? ताकि आप IIT NIT में चले। सिर्फ NIT या IIT NIT में क्यों चला जाऊं बेटा? उसके लिए तो फिर ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। देखिए एक लाइन आज मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, समझ आ जाए बहुत अच्छा, नहीं समझ आए तो आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है ना। हाँ बहुत बढ़िया तरीका है, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, स्माइलिंग फेस से। समझ आ जाए बहुत अच्छा, ना समझ आए कोई ऐसा कोई 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 गिला शिकवा है ही नहीं, ना मुझे तुमसे ना तुम्हें मुझसे गिला शिकवाना चाहिए। मुझे वो लोग, है ना, बोलना नहीं चाहिए मेरे को, मंद बुद्धि लगते हैं। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, बोलना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बोल रहा हूं। मंद बुद्धि लगते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है ना, उससे या तो बहुत आगे चल रहे होते हैं या बहुत पीछे चल रहे होते हैं, या बहुत आगे। अभी अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा, सर आपने रॉल्स लॉ नहीं पढ़ाया। ये नॉर्मेलिटी ना अपने पहली क्लास की, अगर आपको चैट याद हो, 10,000 बार लिखा गया। आप नॉर्मेलिटी कब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, पढ़ाओगे क्या? आप पढ़ाओगे नहीं, आपने नॉर्मेलिटी पढ़ाई ही नहीं। ठीक है, तो मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, अपने आप को बहुत कूल काम कंपोज रख के बना रहा हूं। जो टॉपिक चल रहा हो हमेशा उस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने अभी अपनाया नहीं है, जो मैंने अपनाया नहीं है। मैं बैच मैनेजर को कर दूंगा फोन, ठीक है, चैट से हो जाओगे ब्लॉक। पूरा साल कोई चैट नहीं कर पाओगे, कोई डाउट नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक ना, अभी लाइव एग्जांपल कहोगे तो मैं दे सकता हूं। मेरे पास 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एक मैसेज आया,
कह रहा सर मैं बच्चा हूँ सर, उसने बैच का नाम बताया, सर मैं इस बैच में हूँ सर, सर मैंने ना लास्ट ईयर ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी सर, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर, ठीक है, और प्लीज सर मुझे ना अब की बार अनब्लॉक करवा दीजिए। सुनना बड़ी ध्यान से बात सुनना, ठीक है, सर मुझे अनब्लॉक करवा दीजिए। मुझे तरस आ गया यार, मैंने कहा यार किसी ने 11th क्लास में गलती करी होगी, उसके लिए देखो क्लास 12th में उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, है ना, फैक्ट है, मतलब कि इंसान है, आपका दिल जो है पसीज जाता है, आपको लगता है किसी की हेल्प हो जानी चाहिए। मुझे लगा यार छोटा मोटा कोई स्पैमिंग कर दी होगी, है ना, कोई बच्चे कभी कभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, तो हो सकता है किसी ने बोल दिया तुझे देख लेंगे मुझे देख लेंगे, इस तरह की कोई बकवास स्पैमिंग कर दी होगी। मैंने टीम को मैसेज किया, उस बच्चे का मैंने फोन नंबर मंगवाया, ठीक है, उस बच्चे को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार ये बच्चा ऐसा ऐसा यार इस बैच का यार, प्लीज यार इसको ना मतलब देखो मैं कर रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं यार इसको अनब्लॉक कर दो यार, क्लास 11th में यार इसने ऐसा ऐसा कर दिया था यार, नहीं अच्छा नहीं लगता यार, कर दो यार अनब्लॉक कर दो। तो मुझे वहां से रिप्लाई पता क्या आया, सर मैं आपको चैट बॉक्स भेज, मतलब कि उस बच्चे ने जो चैट कर रखी है, हर एक चैट का रिकॉर्ड है, आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिखेंगे, ये पूरा साल रिकॉर्ड रहती है। उसकी पिछले साल के जो उसने लास्ट 10 कमेंट्स किए थे, होते तो बहुत बड़ी चैट है, बट उन्होंने मेरे को फोटो भेजी, कह रहे कि सर पूरे कमेंट नहीं आ सकते, ये लास्ट 10 कमेंट हैं उस बच्चे के, आप एक बार पढ़ लो। अगर आप अमित महाजन सर कहोगे कि इस बच्चे को अनब्लॉक करना है तो मैं अनब्लॉक कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आप एक बार पढ़ लो इसकी चैट। मैंने उसकी चैट पढ़ी, उसमें महाराज ने बहुत कुछ लिखा हुआ था, बहुत सारी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया हुआ था। वो पढ़ने के बाद मुझे लगा, मैं कहा भाई इसको कोई मतलब नहीं है अनब्लॉक करवाने का। देखो वही मैं 5 मिनट में ही मेरे व्यूज चेंज हो गए, है ना, उसी टाइम मैंने नंबर भेजा, 2-4 मिनट में वहां से रिप्लाई आया, मैंने देखा भाई साहब ये तो चैट करने के लायक है ही नहीं। पूरा 11th चैट नहीं कर पाया, पूरा 12th भी चैट नहीं कर पाएगा, ठीक है, नंबर अनब्लॉक नहीं होगा, नहीं होगा। तो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझ आ जाए, इस जो बात प्यार से मेरी तुम्हें और तुम्हारी मुझे समझ आ जाए, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जब भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं इस पे ध्यान दीजिए, कुछ प्रॉब्लम आए पूछिए। ये जो बकवास अगर किसी ने करी, अभी बताऊं क्या नाम है तेरा, क्या लिखा हुआ है नाम, ऊपर चली गई शायद चैट ना, कह रहा है कि रॉल्स लॉ नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बहुत प्यार से बता रहा हूं, समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तरीके तो सबके पास ही होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं समझते हैं, है ना। सर नॉर्मेलिटी होती क्या, अच्छा मुझे बताओ मोलैरिटी क्या होती है। सर मोलैरिटी पता क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी उसकी ही बुआ का बेटा है, बस इतना फर्क है, जहां मोल्स आए थे वहां ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। जल्दी जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, जहां मोल्स आए थे वहां क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया भाई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वही क्या कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। इसको थोड़ा सा अभी लिखेंगे, बट यहां पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। मान लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के हैं 6, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 है, तो मुझे इसकी नॉर्मेलिटी बताइए, मुझे इसकी नॉर्मेलिटी बताइए। सर 2 लीटर के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 6, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे, 6/2। सर यही नॉर्मेलिटी है, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। सर अगर ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के 9 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 लीटर है, तो दैट इज फॉर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर ये भी 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सर ये 12 है, ये 6 है, 12 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में कितना होगा, 12/6। सर ये 20 ग्राम इक्विवेलेंट्स है सॉल्यूट के,
5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 सर 4 आ जाएगा। सर ये 90 है, ये 10 है, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स, नीचे वॉल्यूम 9 आ जाएगा। सर ये 50 है और ये 10 है, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर 64 है, नीचे 8 है, 64 ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 8 लीटर, तो दैट इज 8 नॉर्मल। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, यहां पर सर 9 आएगा, एब्सोल्युटली राइट। आई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं कहूं इसका फॉर्मूला खुद आपने डिराइव कर लिया? मैंने तो नहीं किया, क्या आपने डिराइव कर लिया है? ये क्या हो गया? हाँ, क्या आपने डिराइव कर लिया है? सर ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही लिख रहा हूं, मैं भी वही लिख रहा हूं। ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही है? यस सर। सर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी तो जस्ट पिछले पेज पे बताया, ये जस्ट पिछले पेज पे बताया। मास बाय इक्विवेलेंट मास लिख दो, वही लिख दो, जो बताया वही लिख दो। सर ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सर ऐसे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हो गया मास। ये क्या है सर? सॉल्यूट के बारे में जब भी लिखेंगे हम बी से डिनोट करेंगे उसको, ठीक है। नीचे है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ईबी। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, अरे भाई मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो बेटा ऊपर आ जाएगा। तो कहे सर इसका यूनिट बताओ। सर यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट्स को यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट्स ही होता है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं या कैपिटल एन से भी लिखा जाता है, कैपिटल एन से भी लिखा जाता है। अच्छा एक बात बताना, मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 4 नॉर्मल HCl, तो बताओ इसका क्या मतलब है? सर नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन। क्या हम क्वेश्चन करें एक आध? आपको क्या फाइंड आउट करना दे रखा है? क्या दे रखा है? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो भी केमिकल दिया होता है वो सॉल्यूट होता है। क्या आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है 98 ग्राम? यस। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है? सर दे रखी है, एमएल में दे रखी है, एमएल में। तो ये इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। फिर कैसे करेंगे बेटा? 1000 से डिवाइड कर दो, फिर 0.25 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपसे नॉर्मेलिटी पूछा हुआ है। क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यही था? ऊपर आएंगे ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? सर मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या कैसे निकालते थे ग्राम इक्विवेलेंट? जल्दी जल्दी बताओ। मास बाय
इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास हमें दे रखा है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे बेटा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या हमें मोलर मास H2SO4 का दे रखा है 98? यस। एन फैक्टर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? सर किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर होता था जितनी उसकी बेसिसिटी होती थी, जितनी उसकी बेसिसिटी होती थी। कितने H पॉजिटिव आयन देगा? 2, तो 2 आ जाएगा सर। रखो यहां पे वैल्यू, दिस इज 98, इक्विवेलेंट मास कितना है 49, सर ये 2 आ जाएगा। नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ गई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सर 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 0.25। सर 0.25 को कैसे लिख सकते हैं? 25 डिवाइडेड बाय 100, वो ऊपर चला जाएगा 4 के टेबल में, और ये 8 नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें। एक मिनट में बेटा मैं आ रहा हूं, आप लोग तब तक अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए बेटा, एक मिनट करिए। आइए, फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बेटा आपको फाइंड आउट करनी है। अगर 80 ग्राम ऑफ NaOH, फिर वही जो केमिकल दिया होता है वो सॉल्यूट होता है, उसको B से लिखा जाएगा। WB कितना दे रखा है? 80 ग्राम। इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, और इक्विवेलेंट मास दे रखा है 40 ग्राम। क्या नॉर्मेलिटी का यही फॉर्मूला था? ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सर कम्स आउट टू बी कितना? 2। वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखी है, ऐसे कर सकते लीटर में करने के लिए, बिल्कुल। ऊपर क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 500 डिवाइडेड बाय 1000, वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। जल्दी से इधर आ जाइए। क्या नॉर्मेलिटी का अभी फॉर्मूला आपने ये पता है, पढ़ा है? मास बाय इक्विवेलेंट मास। यहां पर वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 आएगा, लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा। पता है ये बातें, पता है। ml लिखा है, ml मिलीलीटर, मिलीलीटर। क्या आज हम सब ने पढ़ा इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलर मास
डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, वो ऊपर चला जाएगा सर, साइड में लिख देता हूं, थोड़ा जाएगा तो ऊपर ही, बट यहां साइड में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं यहां। फिर भाई यहां पर वॉल्यूम सॉल्यूशन की ml में है तो यहां 1000 आएगा। मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर? ये मोलैरिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? ये मोलैरिटी दे रखी है। सो दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। यही हमारा इसका MIT है। कभी भी नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होगा या मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होगा, हम इसी को यूज करेंगे। बच्चे बता भी रहे हैं, हमने अर्जुना में इसको कैसे याद किया था, दैट इज नमन से। जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं उनका मतलब है, जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं उनका कोई भी मतलब नहीं है। इन दो ए का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो कभी मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है तो एन फैक्टर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सॉरी सर, प्रीवियस क्वेश्चन शायद गलत है, बेटा देख लेते हैं। देखिए ऐसे ये रिस्पेक्टफुल तरीका होता है किसी से भी बात करने का। आप ऐसी बात बोलेंगे तो बाबू मैं बिल्कुल चेक करूंगा, है ना। ये पोलाइट वे है एक, मेरे ख्याल से बेटा ये तो ठीक है। इससे पिछले वाला भी देख लें अगर आप कहना चाहते हैं तो। ये 2 हो गया, ये भी ठीक है बेटा, दोनों ठीक है। आप देख लीजिएगा, कोई सिली मिस्टेक हो गई होगी, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, हमसे भी हो जाती है क्लास में। जितने भी फॉर्मूले हैं ग्राम इक्विवेलेंट के, सारे एक जगह पे लिख रहा हूं। एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं। जो बच्चे कह रहे हैं ना हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते, याद नहीं होते, याद नहीं होते, पहली बात तो देखो जी, ये सारे फॉर्मूले मैंने ही पढ़ाया अर्जुना जेई 2.0 में। सारे बच्चे यहां पर अर्जुना जेई वाले भी हैं, 2.0 वाले भी हैं, बहुत सारे ने तो अर्जुना जेई में भी पढ़ा था क्योंकि वहां पर भी मेरे लेक्चर गए थे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले उन्होंने या तो क्लास 11th में कर लिए थे, ठीक है। मान लीजिए आपने क्लास 11th में भी नहीं किए, अभी भी अगर आप वो रोना जारी रखेंगे अपना, हाय मुझसे नहीं होते, हाय मुझसे नहीं होते, हाय मुझसे नहीं होते, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए मैं हर एक चीज डिराइव करवा रहा हूं आपके सामने, ठीक है। फिर पेपर में डिराइव कर लेना। सर मेरे से डेरिवेशन भी नहीं होता तो बेटा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले साल आप ड्रॉप कर लेना, ठीक है। तीनों आपके पास ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए 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 चलिए, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले हैं, चारों के चारों पहले मैं लिख रहा हूं MIT में। फिर अगर आप कहेंगे ये कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, तो नीचे डिराइव भी कर दूंगा मैं। पहले लिख रहा हूं, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया हुआ है। कैसे? एक इंसान की तरह। और ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है। हमारे साथ कहां ट्रैवल कर रहा है? वैन में। उस वैन में वुमेन भी है और मैन भी है, वुमेन भी है और मैन भी है। वी इन वैन। हम सबके जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों का कोई मतलब नहीं है। जो कैपिटल में लिखा हो कैपिटल में लिखना, स्मॉल में लिखा है स्मॉल में लिखना, ठीक है। विद वुमेन एंड मैन। हाय हाय सर, वुमेन के स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं। हाँ मैं जानता हूं गलत लिखे हैं सर, क्यों गलत लिखे हैं पता चल जाएगा थोड़ी देर में। बिकॉज शी इज ए वुमन। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बंदी है। आइए आइए, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं भाई, ऑफेंसिव नहीं होना, ठीक है, ऑफेंसिव नहीं होना। आइए, वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये वही है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वही है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इज इक्वल टू, सेकेंड वन कौन सा है? ठीक है, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मेलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है सर, ठीक है।
फिर फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला, ठीक है सर, फोर्थ वाला है दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन, ठीक है। आइए, ठीक है, ध्यान से अब देखिए, अगर कोई कहे हाय 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 याद करने हैं, रटवा दिए, कुछ नहीं रटवाया, आओ मैं डिराइव करवा देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला सर वो तो ऑलरेडी हो गया आज, ये देखो सर हो गया, मास बाय इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला था, ठीक है, चलो पहले वाले में तो टेंशन नहीं है। ये दूसरा कहां से आया? दूसरा कहां से आया? ये दूसरा वाला कहां से आया? इधर आओ ना, नॉर्मेलिटी क्या था सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीईक्यू लिख सकते हैं, नीचे वॉल्यूम इन लीटर, ले भाई कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया कि नहीं? ग्राम इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मेलिटी, समझ आ गया कहां से आया? बिल्कुल आ गया। फिर ये वैन भी पता चल गया कहां से आया, ये वुमेन कहां से आया? अभी अभी तो पढ़ा था नमन, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? अरे अभी अभी तो किया है, जस्ट पिछले पेज पे तो किया है, दैट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, वही कर रहा हूं मैं। नॉर्मेलिटी की जगह क्या रखना हो? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। हाँ सर ये वुमन भी समझ आ गया कहां से डिराइव हुआ है। सर ये मैन कहां से आया? मैन, आओ ना, आओ इधर आओ, इधर आओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था सर? मास बाय इक्विवेलेंट मास, वही वही वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है, एक ही वेट बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में मास और वेट जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है सर। अच्छा मुझे बताइए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास की जगह बेटा क्या लिख दूंगा मैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, वो ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया सर? मास बाय मोलर मास, सर ये मोल्स होता है। लो भाई, क्या आपको चारों फॉर्मूले यहां पर डिराइव हो गए? ठीक है, चारों फॉर्मूले डिराइव हो गए। अरे दिव्यांका मजाक कर रहा था यार, ठीक है ना, प्लीज ना बुरा मत मानना, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोल देता हूं। टीचर जनरली सॉरी बोलते नहीं है, बट मैं बोल देता हूं क्योंकि मैं ईगो वीगो रखता नहीं हूं। क्या करना है ईगो वीगो रख के? 4 दिन की जिंदगी है ना, कल को तुम जैसे बच्चों ने IITian बन जाना है, ठीक है। चलिए छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता, ठीक है, कहीं गलती लगे किसी को फील हो तो सॉरी बोल देते हैं यार, मैं हूं नहीं ऐसा, ठीक है। आइए एक बात करते हैं छोटी सी, ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं डेफिनेटली देखूंगा कि आप इनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज फोकस। फोकस कैसे बनाए रखें? देखिए पहले फोकस आता है फिर कंसंट्रेशन आती है, ऐसा नहीं होता कि पहले कंसंट्रेशन आ जाए बाद में फोकस आ जाए। फोकस का मतलब क्या कि पहले मैं ध्यान लगाने की कोशिश करूंगा, दैट इज फोकस, ठीक है, और वो किसी भी तरह से इधर उधर ना हिले, दैट इज नोन एज फोकस, ठीक है। देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, लाइक जब मैं आपकी एज में था मेरे साथ थोड़ी ज्यादा थी, हो सकता है आपके साथ मेरे से ज्यादा हो या मेरे से कम हो, बिकॉज आई यूज टू लिव इन ए रेंटेड हाउस, और ये 1 रूम का ही था हमारे पास, उसमें ब्रदर है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, एंड सिस्टर हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शोर बहुत ज़्यादा आता था। तब हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो घर के बाहर से कोई भी सब्जी वाला निकलता था, कबाड़ी वाला निकलता था, तो आवाज़ें आती रहती थी, कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी, है ना, आलू ले लो, प्याज ले लो। ओ भाई हमेशा वो जो साउंड जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट करता था। तो कभी भी अगर आपको भी साउंड से डिस्ट्रैक्शन होती है, देयर इज ए वेरी 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 गुड छोटी सी बहुत चीज है जिसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज एयर प्लग्स। कभी भी जब आप स्टडी कर रहे हो
तो एयर प्लग्स का यूज करिए। ये एयर प्लग्स आपको कहां पर मिलेंगे? ये एयर प्लग्स आपको कहां पर मिलेंगे? आप गूगल पे बस एक बार सर्च करिए। ये देखिए, मेरे पास तो वैसे यूज्ड भी पड़े हुए थे, बट मैं आपके लिए स्पेशली ये निकाल के लाया। ठीक है, दैट इज एयर प्लग्स। ठीक है, ये एयर प्लग्स है क्या? छोटा सा गूगल पे सर्च करिएगा, एयर प्लग्स वाइल स्टडिंग, तो बिल्कुल ऐसे पैकेट से दिख जाएंगे। ठीक है, वैसे आपके घर के पास के किसी केमिस्ट से भी मिल जाएंगे, वहां से लेना है वहां से परचेज कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप अमेजॉन वगैरह से भी या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी मंगवा लो यार, है ना। मैं बोल दूंगा यहां से मंगवा लो तो कहोगे स्पॉन्सर किया है किसी ने, है ना। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि जिस प्रोडक्ट को आप स्कूल टाइम से यूज करते आ रहे हैं लगभग पिछले 25 सालों से, वही कंपनी आपको स्पॉन्सर करे कि इसकी ऐड कर देना। मजा ही आ जाता है यार, है ना। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, यूज कैसे करना है। पहले एयर प्लग्स लेंगे आप, ठीक है, और इसको बिल्कुल पिचका लेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और ये लगाना ही सबसे मुश्किल काम है। ये एक बार लगाना आ गया ना तो कभी साउंड आएगा ही नहीं, बच्चे लगाना ही नहीं जानते। ठीक है, ये ऐसे बहुत ज्यादा प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और प्रेस करे करे ही ये अंदर डाल के ऐसे फिट कर देंगे, बाहर छोड़ना नहीं है। जैसे ही अगर आपने बाहर छोड़ा, ये दोबारा अपनी शेप रीगेन कर लेगा, एयर में प्रॉपरली फिट नहीं होगा। फिट नहीं होगा तो आपको बाहर की वॉइस आएगी ही आएगी। दूसरी साइड भी ऐसा करना है, बिल्कुल ये पिचका लिया, उसी टाइम ये पिचकाए हुए, बाहर छोड़ना नहीं है इसको, ऐसे बिल्कुल ज्यादा फोर्स लगा के पिचकाया हुआ है, और इसको ऐसे कानों में डाल लेना है ऐसे। ठीक है, और फिर कानों में थोड़ी देर दबा के रखना है, ये दोबारा अपनी शेप रीगेन कर लेगा। बाहर से अब मुझे कोई भी साउंड नहीं आ रहा। ये लगाना ही सबसे मुश्किल है, बच्चों को लगाना नहीं आता है। ठीक है, तो इस कारण वो कहते हैं बाहर से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे अब इस रूम में एसी चल रहा है और एसी की बहुत कम आवाज होती है, बट वो भी सुनाई नहीं दे रही है मेरे को। ठीक है, अब सुनाई दे रही है भाई। ठीक है, एयर डैमेज नहीं होगा सर। भाई मेरे तो हुए नहीं पिछले 25 साल से यूज करते हुए। ठीक है, जब मुझे भी पढ़ना होता है मैं आज भी इनका यूज करता हूं। ठीक है, ताकि किसी तरह का वॉइस का डिस्ट्रैक्शन ना रहे। ठीक है, यूज करिएगा। 15-20 रुपए का एक पैकेट आता है। 2-4-5 दिन इसको यूज करने के बाद, ठीक है, हफ्ता 10 दिन 20 दिन यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो पता चले एयर में इंफेक्शन वगैरह हो जाएगा। फिर 10-15 दिन बाद नया पैकेट यूज कर लिया करो। बहुत बढ़िया चीज है, यूज करेंगे तो पता, आप थैंक यू जरूर बोलेंगे, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सर शायरी सुना दो। भाई शायरी वायरी अपना फोटे है नहीं, पर मुझे एक दो लाइनें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, मैं वही आपको सुना देता हूं। मैं हर बैच में सुनाता हूं बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, दैट इज, मैंने पिछले साल भी लक्ष्य में सुनाया था, उससे पिछले साल भी, मतलब ये चलता आ रहा है, लक्ष्य की परंपरा है, मैं उसमें हर लक्ष्य में सुनाता हूं, मैं आपको भी सुनाता हूं। दैट इज, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में, है ना। बस, तो कभी भी अगर कोई छोटी छोटी मुश्किलें आए, ठीक है, तो आने दीजिए, उनसे डरना नहीं है, उनसे ओवरकम करिए। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ठीक है, मैं भी देखो कभी कभी हंसी में मजाक में कुछ भी बोल दूंगा कि भाई तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई। घर पे कोई बोल देगा, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई भी बोल देगा, कोई टीचर और बोल देगा। ठीक है, किसी बात का बुरा नहीं मानना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए अपनी मेहनत पे। जितना मेहनत करोगे उतना शाइन करोगे। हर एक बच्चा जिसका क्लास 11th बर्बाद होता है, ठीक है, उसके पास इक्वल चांस है IIT क्रैक करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। रिवाइज करके आइएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज कोई डीपीपी नहीं है, होमवर्क भी नहीं है। ठीक है, आराम से बस पहली 4 क्लासेस को रिवाइज करके आइएगा, यही आपका होमवर्क है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।